नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं टीवी उर्दू कश्मीर। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। वानपो कुलगाम में मुश्तबा मिलिटेंटों का हमला, एक पंचायती मेंबर को गोली मारकर किया हलाक। माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों के लिए इंतखाबी अमल बनाया जाए आसान। पार्लिमानी इंतखाबात में शिरकत से बड़े पैमाने पर महरूम होने के बाद किया मुतालबा। और पुलवामा और शोपिया में सेब के दरख्तों पर स्टेप लगने से काश्तकार परेशान। माहिरीन ने कहा जराइम कुश अद्वियात का किया जाए छिड़काव। वादी कश्मीर के जिला कुलगाम के वानपो इलाके में मुश्तबा मिलिटेंटों ने कल शाम गुल मोहम्मद बट नामी एक पंच पर गोली चलाई। इस हमले में गुल मोहम्मद शदीद जख्मी हो गया। गुल को जख्मी हालत में अनंतनाग अस्पताल रवाना किया गया, ताहम गुल मोहम्मद बट जख्मों के ताब न लाकर रास्ते में ही दम तोड़ बैठा। आगे बढ़ेंगे। रियासत में पार्लिमानी इंतखाबात इख्तिताम पजीर हो गए हैं। इन इंतखाबात में कई कश्मीरी माइग्रेंट पंडित अपने हक रायदही का इस्तेमाल करने से महरूम रहे। जम्मू, दहली और दीगर मकामात पर मुकीम ये माइग्रेंट या तो एम फॉर्म भर नहीं सके या फिर वोटर लिस्ट से इनके नाम गायब थे। कश्मीरी माइग्रेंटों की मांग है कि उनके लिए इलेक्शन के अमल को आसान बनाया जाए। उन्होंने आने वाले असेंबली इंतखाबात में इस तरह की दुश्वारियों को रोकने के लिए मौसर इक़दाम की मांग की। उधर माइग्रेंटों के लिए रिलीफ और बाज़ाबातकारी कमिश्नर भी इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन से ताउन करने के लिए तैयार है। उनका कहना है कि माइग्रेंटों के हवाले से उनके पास तमाम रिकॉर्ड मौजूद हैं। वोट तो हमारा है ही है, लेकिन इसकी क्या वजह है कि वोट हमारा जो हक जो है, डेमोक्रेसी का जो वोट ही एक ऐसा चीज है जो इजी डाला जाता है। तो कश्मीरी पंडित के लिए एक अहम फार्म रखना और वोट न डालना, और जो कि इफेक्ट कार्ड हमारे पास होते हुए भी हमें वोट नहीं डाला दिया गया, इसकी क्या वजह है? इसके पीछे कौन सी एजेंसियां काम कर रही है? जहां तक गवर्नमेंट ने एक क्यूबरसम प्रोसेस रखा है एम फार्म भरने का, एम फार्म भरने के बाद ये वोट रजिस्टर होता है। हमने बहुत बार रिक्वेस्ट किया है कि एम फार्म का सिलसिला बंद करो। हमारे नाम हमारे जितने भी है कुछ ऑल रजिस्टर्ड इन रिलीफ ऑर्गेनाइजेशंस है, उस बिना पर जो अडल्ट है जो वोटिंग राइट्स में आते हैं उनको वोट डालने दिया जाए, जो नहीं हो रहा है। अगर हमारा डाटा इस्तेमाल किया जाए तो क्योंकि हमारे पास हर एक कुंबे, हर एक फैमिली मेंबर्स की डिटेल्स हैं, क्योंकि ये तो एक किस्म का, मान लीजिए हमारे पास इसको इलेक्टोरल रोल अगर इसमें निकालना हो तो हम आराम से इसमें बना सकते हैं। उसकी अगर अपडेशन हो जाए डिस्ट्रिक्ट उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये तो मैंडेट इलेक्शन में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर का होता है, वही इलेक्टोरल रोल्स बनाने हैं, उन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूएंसी या अपने डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शंस करवाने हैं। लेकिन इस चीज को, हमारे डाटा को वो इस्तेमाल कर सकते हैं। महकमे कमर्शियल टैक्सेस चेक पोस्ट लोअर मुंडा काजीगुंड ने एक अहम कार्रवाई के दौरान वादी के अंदर नाजायज तरीके से लाई जा रही 72 क्विंटल पॉलीथीन को जब्त कर लिया है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक ट्रक को अपने तहवील में ले लिया है। महकमे कमर्शियल टैक्सेस ने इससे कबल सैकड़ों क्विंटल पॉलीथीन को जब्त करते हुए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हवाले कर दिया। वाज़ेह है कि रियासती हाई कोर्ट ने पहले ही वादी में पॉलीथीन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी है। 300 बैग्स जो पैलेट पॉलीथीन है वो रिकवर किया है, जिसका कुल वजन जो है करीब 72 क्विंटल है। तो ड्राइवर के खिलाफ, गाड़ी के मालिक के खिलाफ हमने वैट एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू की है और इसके खिलाफ केस रजिस्टर्ड किया है। तो ये रवा माली साल के दौरान तीसरा मौका है जब हमने इतनी बड़ी मकदार में पॉलीथीन जो है रिकवर की है। उधर लखनपुर टोल पोस्ट पर भी महकमे एक्साइज ने गैर कानूनी तौर पर रियासत में लाई जा रही 5100 क्विंटल पॉलीथीन को जब्त कर लिया। इस सिलसिले में एक ट्रक को भी जब्त कर लिया गया। जब्तशुदा ट्रक में ताजा फल बताया जा रहा था, ताहम तलाशी के दौरान ट्रक से पॉलीथीन बरामद हुई। इस कार्रवाई में पुलिस, डिप्टी एक्साइज कमिश्नर और एक्साइज और टैक्सेशन के ओहदेदारों ने शिरकत की। लखनपुर टोल पोस्ट पर यह अपनी नोयत की अहम जब्ती है। खबर राजौरी से है, जहां वाक़ई बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी का एक इंजीनियरिंग का तालिब इल्म मकामी दरिया में डूब गया।
हारून रशीद नामी यह तालिब इल्म बीटेक फाइनल ईयर में जेर तालीम था। बताया जाता है कि हारून फिसल कर दरिया में गिर गया। इस वाकये की खबर मिलते ही पुलिस और फौज हरकत में आ गई। 5 घंटों की मुसलसल कोशिश के बाद दरिया से लाश बरामद हुई। डाइवर्स की मदद से हमने कोशिश की, लेकिन चूंकि पानी बहुत गहरा था और गदला था, वो वहां से रिट्रीव ना हो सका। अल्टीमेटली हमने आर्मी को रिक्विजिशन किया, वो अपने पूरे उसके इक्विपमेंट्स और बोट वगैरह के साथ आए। 5 घंटे के बाद वो उसी जगह पे जहां पे डूबा था, उस जगह पे उसकी लाश बरामद हुई। तो उधर पहलगाम में एक दिलदोज सानिहे में गुजरात की एक सयाह दरियाई दर में डूबकर हलाक हो गई। हादसा उस वक्त पेश आया जब गुजरात से आए सयाहों का एक ग्रुप दरियाई दर में राफ्टिंग कर रहा था। इस दौरान एक राफ्टिंग बोट अचानक पलट गई और इसमें सवार एक खातून सयाह पानी में गिर गई। खातून को फौरी तौर पर पहलगाम अस्पताल पहुंचाया गया, ताहम तब तक वो दम तोड़ बैठी थी। महलूक सयाह की शिनाख्त भावनगर गुजरात की अर्शा शाह के तौर पर हुई है। सयाहों का इल्जाम है कि पहलगाम में राफ्टिंग सर्विसेज चला रही कंपनियों की लापरवाही से यह हादसा पेश आया है। राफ्टिंग के लिए गए थे वहाँ करीबन 12:30 बजे, तो स्टार्ट होने के बाद ये दुर्घटना हुई। जो बोट थी वो पलट गई और पलटने के बाद ये पानी में चले गए थे। राफ्टिंग में जो 4 पर्सन रहते हैं तो उसके साथ 4 गाइड रहना चाहिए, तो हमारे साथ उनके साथ सिर्फ 2 ही गाइड थे। अगर ऐसा घटना हुआ तो 4 आदमी जब साथ में थे तो 4 लोग उसके साथ में रहना चाहिए जो उसको बचा सके। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मौलवी मोहम्मद उमर फारूक कल नवाकदल श्रीनगर गए। मीरवाइज ने 30 अप्रैल को हिफाजती अमले की फायरिंग में मारे गए एक नौजवान के अहले खाना से ताजियत का इजहार किया। उन्होंने अस्पताल पहुंचकर जख्मियों की भी इयादत की। जिला कोलगाम के कैमू इलाके में कायम हायर सेकेंडरी स्कूल के तलबा को स्कूली इमारत की अदम दस्तियाबी की वजह से काफी मुश्किलात पेश आ रही हैं। हायर सेकेंडरी स्कूल कैमू में इस वक्त तकरीबन 800 तलबा के लिए सिर्फ 8 कमरे हैं। साल 2003 में स्कूल का दर्जा बढ़ाया गया और स्कूल अहाते में एक इमारत तामीर तो की गई, मगर अब इमारत को गैर महफूज करार दिया गया है। लोगों की मांग है कि इलाके में एक और हायर सेकेंडरी स्कूल कायम किया जाए। नहीं है, हम 1 हफ्ते से बाहर पार्क में क्लास दे रहे हैं और दूसरी बात है यहाँ पर तोड़फोड़ जब होती है तो उसकी मरम्मत जल्द से जल्द नहीं होती। यहाँ स्टाफ की भी प्रॉब्लम है। यहाँ कॉमर्स फैकल्टी है, उसका एक ही टीचर है। अकाउंट्स भी एक ही टीचर पढ़ाती है, एंटरप्रेन्योर भी एंड बिजनेस स्टडीज भी। एंड यहाँ पियानोस की प्रॉब्लम है। यहाँ मतलब सफाई का कोई खास ख्याल ही नहीं है। किसी डेवलपमेंट ने यहाँ बिल्डिंग बनाई है, इसको गिरने के बहुत इम्कान है और इसकी वजह से यहाँ पर जामिंग हो रही है और पढ़ाई तरह से नहीं होती। उधर पुलवामा के निक्स इलाके में एक निजी स्कूल के तालिब इल्मों ने स्कूल इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। तालिब इल्मों ने पुलवामा शोपियां शहरा पर धरना देते हुए कई घंटों तक ट्रैफिक की नकलो हरकत तो रोके रखी। एहतजाजी तालिब इल्मों ने कहा कि स्कूल इंतजामिया भारी फीस वसूल करता है, लेकिन स्कूल में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। आमदनी 3 लाख की आती है, लेकिन नई टीचर को यहाँ पर पे पूरी दी जाती है और नई स्टूडेंट को वो फैसिलिटी अवेलेबल है और हम इसलिए हमारी मांगे पूरी करो और हमारा फीस कम किया जाए। यहाँ पर फैसिलिटी कोई भी नहीं है, यहाँ बेच की फैसिलिटी नहीं है, वहाँ बहुत सारी फैसिलिटी नहीं है, यहाँ पानी की भी फैसिलिटी नहीं है। वहीं जम्मू यूनिवर्सिटी की जानिब से हॉस्टल और दीगर फीस में इजाफे के फैसले को वापस न लेने से नाराज एबीवीपी कारकुनों ने जम्मू में भूख हड़ताल शुरू कर दी है। एबीवीपी कारकुनों का कहना है कि हुकूमत इस मामले में कोई इकदाम नहीं उठा रही है। उनका इल्जाम है कि यूनिवर्सिटी हुकाम ने तमाम कवायद ज़वाबित को बालाए ताक रखकर तलबा के साथ नाइंसाफी की है। डिमांड है कि जो हॉस्टल फीस हाई की है, जो अनरीजनेबल और ये जो मानने वाली नहीं है, उन्होंने 85% फीस को हाई किया हुआ है और हमारी ये मांग है कि जो यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली जो 15% जो फीस हाई की जा सकती है उसके अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। और हमारा 57th डे स्ट्राइक के साथ चल रहा है और इसके साथ हमारा जो ये फास्ट इंटू डेथ पे जो हमारा दूसरा दिन चल रहा है ये आज। ईटीवी उर्दू कश्मीर में फिलहाल छोटा सा ब्रेक, कुछ और खबरों के साथ फौरन हाजिर होंगे।
ETV उर्दू पर। जिला पुलवामा के मेवा बागात में बड़े पैमाने पर सेब के दरख्तों पर स्कैब नामी बीमारी फैल रही है। बीमारी की वजह से काश्तकारों में तशवीश की लहर दौड़ गई। वहीं महकमे बागवानी के माहिरीन का भी मानना है कि बीमारी पर काबू पाने के लिए मेवा काश्तकारों को तदाबीर इख्तियार करने की जरूरत है। जनूबी कश्मीर के पुलवामा और शोपिया जिला में गुज़िश्ता कुछ रोज से काश्तकार एक बार फिर परेशानी में मुब्तला हो गए हैं। इन अजला के मेवा बागात में स्कैब नामी बीमारी नमूदार हो रही है। सेब के दरख्तों के पत्तों पर सुर्ख दाग बड़ी तेजी के साथ फैल रहे हैं। रवा साल पत्तों पर स्कैब की बीमारी पहली मर्तबा नमूदार हुई है। हमारा सिर्फ यही रोजी है, सेब की रोजी है। इस साल जो ये बारिशें आई है, बारिशों की वजह से जो हमारे ये फसल इसको सिकेब बोलते हैं, सिकेब बहुत आई है मतलब दरख्तों में, और सेब भी खराब हो चुके हैं। तो कोई मतलब डिपार्टमेंट मतलब ये तवज्जो नहीं दे रहे हैं मतलब इसमें। हम जानना चाहते हैं कि गवर्नमेंट इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है। ये हमारे फसल से बहुत सारा नुकसान हो रहा है। इस साल भी पूरे हर किसी बाग में ये बीमारी है। मेहरबानी करके हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इस पर ध्यान दें। दूसरी जानिब महकमे बागवानी के माहिरीन का कहना है कि रवा साल मौसमी तब्दीलियों की बाइस ये बीमारी नमूदार हुई है। उनका कहना है कि बीमारी पर काबू पाने के लिए मेवा बागात में अद्वियात का छिड़काव करना जरूरी है। और आपकी वसादत से भी हम वही एडवाइस करते हैं इनको कि वो इमीडिएटली जो पूरे के पूरे गाँव हैं एक साथ निकलें, इसको एक चैलेंज समझे और अपने बागात में इमीडिएटली स्प्रे स्टार्ट करें। उसके लिए जो हमारी रिकमेंडेशन है उनमें डिफरेंट फाइसाइड्स हम रिकमेंड करते हैं। रवा साल वादी कश्मीर में मुसलसल बारिशों से पहले ही बागवानी और ज़राई शोबा काफी मुतासिर हुआ है। मेवा बागात में पत्तों पर तेजी से फैल रहे स्कैब बीमारी ने इस सनत से जुड़े अफराद को मजीद मुश्किलात से दो चार किया है। ETV न्यूज पुलवामा। और अब बात करेंगे रेड क्रॉस डे की। इस मौके पर श्रीनगर में कई तकारीब का इनेकाद हुआ। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से श्रीनगर में मुनक्किदा एक तकरीब में मुकर्रीर ने सोसाइटी के कामकाज को उजागर करते हुए लोगों पर जोर दिया कि वो जरूरतमंदों की मदद के लिए सामने आएं। इस तकरीब में कई वॉलंटियर्स के अलावा स्कूली तलबा और तालिबात ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर रेड क्रॉस सोसाइटी की जनरल सेक्रेटरी रोमा वानी ने कहा कि नागहानी आफात के दौरान रेड क्रॉस सोसाइटी जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती है। पूरी होती है बीमारी के टाइम पे, या कोई बच्चा होता है पढ़ नहीं पाता है, तो ये छोटी छोटी चीजें लेके देखा गया है कि रेड क्रॉस ने आज तक काफी घरों में काफी कुंभों को राहत पहुंचाई है। और ये रेड क्रॉस कोई किसी पे मेहरबानी नहीं करता है, रेड क्रॉस खुद लोगों का ही है। वो जो बच्चा 5-5 रुपया स्कूल में फी दे देता है साल में एक बार, या कोई मुलाजिम आकर यहाँ पे दे देता है कोई 50-100 रुपए, यही जमा होकर वापस फिर हमारी ही लोगों के काम आते। उधर एसपी कॉलेज श्रीनगर में डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी श्रीनगर की तरफ से भी एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर फारूक अहमद शाह मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। इस तकरीब में तलबा और तालिबात ने भी शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रीर ने रियासत में रेड क्रॉस के कामकाज का खुलासा किया। ETV से बात करते हुए डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर ने कहा कि रियासत जम्मू कश्मीर में रेड क्रॉस का एक अहम रोल है और ये सोसाइटी लोगों को बरवक्त इमदाद पहुंचाने में पेश रहती है। स्टेट में इसकी खासी खसूसियत है बिकॉज वी आर प्रोन टू मनी थिंग्स, जिसमें हमारा जो यहाँ है, एक तो ये जो हमारी रियासत एक सिस्मिक जोन है, इसके साथ फ्लड्स का हमेशा यहाँ खतरा रहता है। और हमारी और जैसे आपको मालूम है कि विंटर में काफ़ी जो है जगहों पर आग की वारदात होती है और एक्सीडेंट्स का भी खतरा रहता है, तो इसमें हमारा ज़्यादा रोल बनता है। जम्मू में भी आलमी यौम रेड क्रॉस के सिलसिले में तकरीबात का इनेकाद किया गया। रेड क्रॉस की जम्मू यूनिट ने इस सिलसिले में पुलिस ऑडिटोरियम जम्मू में एक तकरीब का इनेकाद किया। इस मौके पर DC
जम्मू मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर मुकर्रिर ने मुख्तलिफ रजाकारों और गैर सरकारी तंजीमों पर जोर दिया कि वो कुदरती आफात से मुतासरा लोगों तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि दूर दराज इलाकों के मुतासरीन की जानिब खुसूसी तवज्जो देने की जरूरत है। निकालते हैं ताकि वो एक तो खुद अवेयर होते हैं इसके बारे में और उसके अलावा लोगों को भी रेड क्रॉस के इंपॉर्टेंस के बारे में बताते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर एक छोटा सा कल्चरल प्रोग्राम और एक के जरिए भी हम अवेयरनेस और पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें जो सक्सेस स्टोरीज हैं खासकर रेड क्रॉस की, उसको हाईलाइट किया जा रहा है। और इनफैक्ट इस बार का जो हमारा थीम ही है माई स्टोरी विथ रेड क्रॉस। उधर करगिल में रेड क्रॉस डे के सिलसिले में एक रैली निकाली गई। इस रैली में रेड क्रॉस सोसाइटी करगिल के कारकुनों और मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने शिरकत की। रैली गवर्नमेंट मिडिल स्कूल हारमोज से शुरू हुई। रैली में सैकड़ों की तादाद में शुरका मौजूद थे। इस मौके पर रेड क्रॉस से वाबस्ता एहलकारों ने तलबा को तंजीम के मुख्तलिफ फलाही और बाज़ाबातकारी कामों से मुताल्लिक जानकारी दी। हमारा रेड क्रॉस सोसाइटी है, डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी है, उसमें हमने काफी वॉलंटियर्स को हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो डिजास्टर्स, नेचुरल डिजास्टर्स आजकल हो रहे हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों के हम शमूलियत करना चाहते हैं। और उसके अलावा हमारी डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी जो है वो गरीबों की मदद के लिए तैयार है। हमने एक एम्बुलेंस भी यहाँ पे पहुंचाई है डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस की तरफ से, जो 15 किलोमीटर तक फ्री रहेगी लाने ले जाने के लिए। और उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट मेडिकल हॉस्पिटल में हमारी एक मेडिकल शॉप है, जिसमें गरीबों को 50% लेस पे मेडिसिन वगैरह उनको मिलेगा। रेड क्रॉस के आलमी दिन के मौके पर अनंतनाग के जिला अस्पताल में खून के अतिये का कैंप मुनक्किद किया गया। कैंप का इफ्तिताह अनंतनाग के जिला तरक्याती कमिश्नर स्वागत बिस्वास ने सीएमओ अनंतनाग के हमरा किया। इस मौके पर आम लोगों के साथ साथ मीडिया एहलकार, अस्पताल मुलाजमीन, पुलिस और दीगर सरकारी एहलकारों के अलावा डीसी अनंतनाग भी खून का अतिया दिया। इस मौके पर डीसी अनंतनाग ने कहा कि रेड क्रॉस का दिन लोगों में एहसास इंसानियत और मुफलिसों और नादारों की मदद करने का जज्बा आम करता है। कर रहे हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड स्टॉक में अवेलेबल हो, अलग अलग ब्लड ग्रुप का। जो आवाम है, हमारे जो पुलिस हैं, जो सिपाही लोग हैं, वो सारे लोगों को हमने इनवाइट किया है ब्लड डोनेशन के लिए। अदरवाइज उसके अलावा हमने मेडिकल कैंप्स रखे हैं हमारे माइग्रेंट लेबर कैंप्स में। जो हमारे फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं उनके लिए हमने मेडिकल कैंप्स रखे हैं। जहां वादी भर में रेड क्रॉस दिन के मौके पर तकरीबात का एहतमाम किया गया, वहीं अनंतनाग में जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद ने जिला इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि उन्होंने जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद के हुकूक के सिलसिले में मुनक्किदा तकरीब में डीसी अनंतनाग और जिला इंतजामिया के दीगर अफसरान को मदऊ किया था, लेकिन इन अफसरान में से किसी ने भी इस तकरीब में आने की जहमत गवारा नहीं की। मुजाहिरीन ने खन्नाबल से डीसी ऑफिस तक एहतजाजी मार्च किया और ट्रैफिक की आमदोरफ्त में रखना डाला। आगे बढ़ेंगे खबर गांधरबल से, जहां के सोनमर्ग इलाके में कायम पब्लिक हेल्थ सेंटर नाकारा होकर रह गया है। बर्फबारी से इस हेल्थ सेंटर की इमारत का एक हिस्सा टूट गया है। वहीं यहां दीगर सहूलियात का भी फुकदान है। 7 माह की हिजरत के बाद सोनमर्ग और मुल्हिका इलाकों के लोग वापस अपने इलाके लौट चुके हैं। इन इलाकों के लोगों का कहना है कि इलाका सियाहती एतबार से भी काफी अहमियत का हामिल है और ऐसे में यहाँ हेल्थ सेंटर की काफी जरूरत है। इस सिलसिले में ईटीवी ने मुताल्लिकीन से राब्ता करने की कोशिश की, मगर बेसूद रहा। हस्पताल एक साइड प्रॉब्लम बसान कि हेल्थ सेंटर गोड़ रेस्टोर गन गोड फर्क रेस्टोर कर एसआरटीसी वॉलंटियर रिटायर्ड एम्प्लॉइज ने जम्मू में फिर एहतजाज किया। एहतजाजियों की मांग है कि उनके बकायाजात वागुजार करने के साथ साथ उनके दीगर दैरीना मुतालबात पूरे किए जाएं। एहतजाजियों का कहना था कि उनके साथ जबानी वादे किए जाते हैं मगर वादा वफा नहीं हो रहे हैं। उन्होंने मुतालबात जल्द पूरे न होने की सूरत में मजीद एहतजाज की धमकी दी। बार बार मांग कर रहे हैं कि इस पैसे को रिलीज किया जाए और हम सरकार के से ये भी मांग करते हैं कि 16 मई से कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट खत्म हो रहा है, उसके साथ ही हमारा पैसा रिलीज किया जाए। अगर भाई ऐसा नहीं हुआ तो ये हमारा जो ये
डिमॉन्स्ट्रेशन है, धरना प्रदर्शन है, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले मारूफ अदाकार और हिदायतकार मुश्ताक काक का कहना है कि वर्कशॉप के जरिए रियासत की नौजवान नस्ल में छुपी अदाकारी के हुनर को फरोग दिया जा सकता है। ताहम काक को मलाल है कि जम्मू कश्मीर के मकामी जबानों में वर्ल्ड क्लासिक ड्रामे मौजूद नहीं हैं। जम्मू में ईटीवी से बात करते हुए काक ने कहा कि मुताल्लिका अफराद ने नई नस्ल के लिए लिटरेचर के नाम पर कुछ भी मयसर नहीं किया है। तो नाज़रीन, आप देखिए खास बातचीत और मुझे दीजिए इजाजत। आदाब नाज़रीन, आदाब और सलाम। आज हमारे साथ रियासत जम्मू कश्मीर की एक अजीम शख्सियत है जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। मेरे साथ हैं मुश्ताक काक साहब। मुश्ताक काक साहब, आपका खैर मकदम। मुश्ताक साहब, आप मुझे ये बताइए, फिल्मों तक से थिएटर तक से अब तक का सफर, उसके बारे में रोशनी डालिए। फिल्मों का सफर, थिएटर का सफर, मतलब सिर्फ गाड़ियां बदलते रहे सफर वही रहा। कभी बड़ी गाड़ी थी, कभी छोटी गाड़ी थी। मैं शुरुआती दौर में थिएटर से जुड़ा हुआ था और घर से मैं एक एक्टर बनने के लिए निकला था। कुछ दौर काम करने के बाद हमारे ग्रुप में जो मेरे उस्ताद थे स्वर्गीय रतन कलसी जी, वो गुजर गए और ग्रुप में कोई नहीं था, तो ग्रुप को संभालने की जिम्मेदारी मेरे पे आई। तो किसी दोस्त ने कहा यार तुम डायरेक्शन कर लो। तो मैंने कहा यार डायरेक्शन का मेरा दूर तक कोई रिश्ता ही नहीं है, मैं तो घर से एक्टर बनने आया हुआ हूँ। पर ये एक्टर के साथ मुझे डायरेक्टर नहीं बनना है। नहीं, आप डायरेक्टर बनना नहीं है, लेकिन क्या करें, ग्रुप को तो चलाना है। तो तब ये डिसाइड हुआ कि मैं प्ले डायरेक्ट करूंगा। तो तब मैंने जो पहला प्ले डायरेक्ट किया वो था डॉक्टर शंकर शेष का आधी रात के पार। प्ले पढ़ने में बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया प्ले, लेकिन आधा घंटा प्ले सही चलने के बाद मैं भूल गया, क्योंकि एक्ट भी कर रहा था, भूल गया। और भूलने के बाद इम्प्रोवाइजेशन चलने लगी, करते करते 1.5 घंटा पूरा हो गया। और वो मेरा पहला नाटक एज ए डायरेक्टर सुपर फ्लॉप। अगर वो ड्रामा तब सुपर फ्लॉप नहीं होता, आज मैं आपके साथ आज के मुश्ताक काक नहीं होता। बाहर काम करता रहा, बाहर ड्रामे करता रहा। उसके बाद मैं श्रीराम सेंटर का एज ए डायरेक्टर 10 साल रहा। वेरी गुड। श्रीराम सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट, वहां मैं 10 साल रहा और वहां पे मैंने कोई 10 साल में ना करते कोई 40-45 ड्रामे किए, जिसमें वर्ल्ड क्लासिक, लिटरेचर। और मेरा ड्रामा करने का यही एक मकसद था कि होता रहता था कि जो भी ड्रामा करूं वो स्क्रिप्ट नया होना चाहिए, किए हुए नाटक नहीं हुए होने चाहिए। जिसमें मैंने उर्दू के हवाले से अगर देखा जाए तो कृष्ण चंद्र के नॉवल मैंने किए, एक गधे की सरगुज़श्त, गधा नेफा में एक वो दौर रहा, काफी नाटक। उसके साथ साथ साधु शासन मंटो की 45 कहानियां की मैंने। मैं मंटो हूँ, मंटो बाकलम खुद, स्याह हाशिए। फिल्मी सफर आ रहा हूँ उसी तरफ जा रहा। अभी छोटी गाड़ी में था, अब बड़ी गाड़ी में पाँव रख लिया। बड़ी गाड़ी की बात करिए। फिल्मी सफर में ऐसा था कि मैं दिल्ली में ही था तब, तो चक दे इंडिया की कास्टिंग हो रही थी। चक दे इंडिया कास्टिंग, वहाँ उसमें मेरा एक स्टूडेंट ही असिस्टेंट था, तो वो अपने बॉस के साथ आया कि उसने देखा मेरे को, कहना सर एक ऑडिशन अगर आपका हो जाए। मैंने कहा यार वहाँ क्राउड होगा, मैं क्राउड में नहीं आऊंगा, सॉरी मुझे करना नहीं है, मेरा फिल्म से कोई नहीं है। सर आप बस एक लुक टेस्ट करना है। मैं कहा चलो ठीक है। मैं चला गया, लुक टेस्ट हुआ, एक स्टेज तक चलता रहा, हाँ जी आप पास तो हो गए हैं। उसके बाद सुना कि नहीं आपको ड्रॉप कर दिया, कोई दूसरा आदमी आपकी जगह आ गया। तो ठीक है, ओके। उसके बाद फिल्म हाईजैक की कास्टिंग हो रही थी और कास्टिंग डायरेक्टर जो थे वही थे जिसने चक दे इंडिया में की, अभिमन्यु रॉय। वहां डायरेक्टर जो कुणाल शिवदेसानी थे, वो ये चाह रहे थे कि कोई नया चेहरा हो, डिफरेंट किस्म का चेहरा हो, कोई अभी आया ना हो। उन्होंने कहा, कास्टिंग डायरेक्टर ने कहा कि एक चेहरा है, आप देख सकते हैं मेरे पास। तो उस जब चेहरा दिखाया उन्होंने, वो मेरा वो ऑडिशन वाला क्लिप दिखाया। उस ऑडिशन क्लिप में वो मेरे को कास्ट किया हाईजैक फिल्म में, मैं विलन के तौर पे रहा।
उसके बाद फिर सुधीर मिश्रा की फिल्म सिकंदर, एक हॉलीवुड मूवी था क्या अमल हॉलीवुड मूवी थी। उसके बाद आई एम मेघा, जिसे नेशनल अवार्ड भी मिला, जो कश्मीर की एक कहानी पे थी। और रिसेंटली शाहिद कपूर जी, पंकज कपूर की फिल्म थी मौसम, उनमें सुप्रिया जी मेरे ऑपोजिट थी। शाहिद फिल्म जो इतनी चर्चा में रही है काफी, उसके हीरो को भी इस वक्त नेशनल अवार्ड मिला है, राजकुमार को। और उस फिल्म में भी विश्व रूपम पार्ट फर्स्ट में, पार्ट सेकंड में। थिएटर की तरफ आना, जो आप मुनक़िद करते हैं वर्कशॉप्स वगैरह नई पौध के लिए, जो हमारी नई पौध है, क्या वो कारगर साबित हो रही हैं? क्या रागिब हो रही हैं नई पौध जो हमारी है थिएटर की ओर? वर्कशॉप मैंने की और उस वर्कशॉप की ये हुआ फायदा कि उस वर्कशॉप में काफी बच्चे निकले। और जब मैंने मैकबेथ वर्कशॉप की, उस दौरान जो प्ले तैयार हुआ वो प्ले बॉम्बे शो हुआ। और बॉम्बे हम शो करने गए थे और सुधीर मिश्रा की टीम आई हुई थी, और वहां पे उन्होंने हमारे उस प्ले में से नए लड़के जो वर्कशॉप में तैयार हो रहे थे, पहली बार जिन बच्चों ने किया था, उन्होंने सिकंदर फिल्म में बतौर एक्टर छोटे छोटे रोल भी किए। और ऐसी बात नहीं है कि वर्कशॉप से आउटपुट नहीं है, वर्कशॉप का आउटपुट है, लेकिन यहाँ करे कुछ सिंसियर तरीके से वर्कशॉप। एक जो कागजी कार्रवाई वाली वर्कशॉप होती है ना, वो नहीं, प्रैक्टिकल वर्कशॉप। जो जदीद तकनीक है थिएटर करने की, जो हमारी रियासत में उसको अपनाया जा रहा है। लेटेस्ट टेक्निक वही कर पाएगा जिसने लेटेस्ट टेक्निक देखी होगी। या हमारे रियासत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, हमारा जो आर्टिस्ट है वो अपने ही फील्ड की किताब नहीं पढ़ता है, लिटरेचर नहीं पढ़ता है। हाँ, वो हमारे यहाँ कमी है। आपका हमारे जे&के में ड्रामे का लिटरेचर ही नहीं है। हम यहाँ पे अपनी रीजनल भाषा की, लैंग्वेज की बातें करते हैं। ये हमारी कश्मीरी, हमारी डोगरी, मुझे बताइए कश्मीरी में कितने वर्ल्ड क्लासिक प्ले हैं जो ट्रांसलेशन हुई है। डोगरी में बताइए कितने वर्ल्ड क्लासिक प्ले हैं जिनकी ट्रांसलेशन हुई है। तो क्या जाएगा हमारे आने वाली जनरेशन के लिए? और जो हमारे यहाँ के ठेकेदार लोग हैं, उन्होंने आने वाली जनरेशन के लिए लिटरेचर नाम की कोई चीज रखी ही नहीं है। हम आपकी कदर कीमत जानते हैं। हमारे प्रोग्राम में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।